तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है यूनिट 6। तो इसमें हम लोग फॉरेन पॉलिसी जो रिलेशन है भारत के, उसको देखेंगे। भारत के विदेशी जो संबंध है उनको देखेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है शीत युद्ध, कोल्ड वार, राइज ऑफ सुपर पावर, बाइपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी, महाशक्तियों का उदय, द्विध्रुवता एवं अमेरिकन वर्चस्व। तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एच बारूच ने दक्षिणी कैरोलिना यूएसए विधानमंडल में दिए भाषण में किया था कि वी आर टुडे इन द मिडेस्ट ऑफ कोल्ड वार, आवर एनिमीज आर टू बी अब्रॉड एंड एट होम। इसके बाद फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन की पुस्तक कोल्ड वार 1947 से यह शब्द सिद्ध हो गया। शब्दों का प्रथम प्रयोग तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया अपने भाषण में। नव शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वार, ये एंथनी गिडेंस का शब्दावली है। द्विध्रुवता यानी बाइपोलैरिटी, ये एफ.आई. श्यूमैन की है। गुटनिरपेक्षता, ये जॉर्ज लिस्का की है। तृतीय विश्व, थर्ड वर्ड, ये एल्फ्रेड सोविक है वर्ड। शीत युद्ध के लक्षण क्या हैं? तो वैचारिक घृणा यानी कि जो आइडियोलॉजिकल एक प्रकार से हेट्रेड है, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। फिर राजनीतिक अविश्वास है, तो यूएसए को ना तो विस्तार पर भरोसा है, ना विस्तार को यूएसए पर भरोसा है। कूटनीति जोड़ तोड़ होती रहती है कि कितने ज़्यादा देश मेरे खेमे में आ जाएं। फिर सैनिक प्रतिस्पर्धा रहती है हमेशा। जासूसी, कर्तव्यपूर्ण संबंध, ये महत्वपूर्ण इसके आयाम है। इसके साथ ही साथ शीत युद्ध में प्रोपेगेंडा का महत्व था, यानी यह वाक युद्ध था। एक प्रकार से हथियार थे, कागज के गोले, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो स्टेशन थे ना। यह नर्व्स वार था, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसमें मस्तिष्क में प्रशय लिया गया था, यानी एक प्रकार से ये साइकोलॉजिकल वार था। ये युद्ध हमेशा धरती पर नहीं बल्कि मस्तिष्क पर लड़े जा रहे थे। फ्लेमिंग कहता है कि शीत युद्ध युद्धस्थल में नहीं लड़ा जाता था, परंतु व्यक्तियों के मस्तिष्कों में लड़ा जाता था। फिर दो शिविरों के मध्य निरंतर तनावपूर्ण स्थिति थी। शीत युद्ध को शस्त्र सज्जित शांति का काल कहा जाता था। पंडित नेहरू शीत युद्ध को घृणा का युद्ध कहा करते थे। शीत युद्ध को घृणा का युद्ध, वार ऑफ हेट्रेड कहते थे। नेहरू ने सही कहा कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड यानी सस्पेंडेड डेथ के समान तनावपूर्ण था। वास्तविक युद्ध नहीं बल्कि युद्ध का वातावरण था, ना युद्ध था ना शांति थी। तो एक प्रकार से भयाकांता के जो माहौल था, एक प्रकार से फियर साइकोलॉजी डेवलप हो गई थी। सभी के मध्य फियर था कि अब युद्ध होने वाला है, अब युद्ध होने वाला। तो युद्ध नहीं भी था, युद्ध था भी। यह गर्म युद्ध से ज्यादा भयानक था, क्योंकि हॉट वार में तो क्या होता है, आमने सामने आप लड़ लिए, एक दूसरे को मार लिए, पीट लिए, निष्कर्ष निकल गया। और इसमें तो हमेशा डर बना रहता था अंदर से, बिल्कुल तनाव रहता था कि अब युद्ध होने वाला है, अब युद्ध होने वाला है। जीरो सम गेम थ्योरी पर आधारित था ये बेसिकली, यानी एक की हार दूसरे की जीत, दूसरे की जीत पहले की हार। सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध इसी तरह थे, एक को लाभ तो दूसरे को हानि। नेहरू, शीत युद्ध की कुछ परिभाषाएं हैं। नेहरू क्या कहते हैं? शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर यह दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष, दो भीमकाय शक्तियां यूएसए और यूएसआर का आपसी संघर्ष है। केपीएस मेनन क्या कहते हैं कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं यानी पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, दो शासन पद्धतियों उदार लोकतंत्र वर्सेस जनवादी लोकतंत्र, दो सैन्य गुटों नाटो वर्सेस वारसा, दो राष्ट्रों यूएसए वर्सेस यूएसआर, दो व्यक्तियों स्टालिन वर्सेस जॉन फॉस्टर डलेस के मध्य उग्र संघर्ष था। जॉन फॉस्टर डलेस क्या बोलते हैं कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाई का बुराई के विरुद्ध, सत्य का सत्य के विरुद्ध, धर्म प्राण लोगों का नास्तिकों के विरुद्ध। तो ये इसे एक प्रकार से क्रूसेड कहते हैं, जॉन फॉस्टर डलेस। लुई हाले द कोल्ड वार एज हिस्ट्री, द कोल्ड वार एज हिस्ट्री उनकी पुस्तक है, 1967 में आती है। क्या कहते हैं कि शीत युद्ध परमाणु युग की ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से ज्यादा भयानक है। इसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान की बजाय उन्हें उलझा दिया है। उसने वियतनाम, कश्मीर, कोरिया, अरब, इजराइल सभी का उपयोग मोहरों की तरह किया। शीत युद्ध के 3 सिद्धांत हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। पहला है ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स सिद्धांत, इसे हर्बर्ट फिश ने दिया। हर्बर्ट फिश ने, विलियम मैकनील, आर्थर एम सेलिंगसर इसमें है, फिर एंड्रे फोंटे हैं, रेमंड एरान है और डेसमंड डोनेली हैं, फिर विल्फ्रेड नेप है। तो ये शीत युद्ध के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं? विस्तार को उत्तरदायी मानते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल व्यू है वो शीत युद्ध के लिए विस्तार को एक प्रकार से दोषी मानता है। बड़वा सेकंड के बाद अमेरिका की
नीति निष्क्रियता यानी पैसिव हो गई। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन व यूएसएसआर के बीच की खाई को कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें की। इनका मानना था कि ट्रूमैन सिद्धांत या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन तथा मार्शल योजना की आवश्यकता पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद के प्रत्युत्तर में थी। फिर संशोधनवादी जो दृष्टिकोण है ये विलियम एप्पलमैन का है, गैब्रियल कोल्गो का है, लॉयड गार्डनर का है। यूएसएसआर की नीतियां रक्षात्मक थी, इंडियन डिफेंसिव थी। उनका मानना था कि शीत युद्ध के लिए यूएसए उत्तरदायी है। ये कौन मानते हैं? रिविजनिस्ट मानते हैं ऐसा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूएसएसआर व वामपंथी शक्तियों के प्रभाव को सीमित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए, जैसे कि परमाणु बम का निर्माण के लिए देशों की सहायता प्रदान करना। इनका मानना है कि सोवियत संघ की नीतियां तो केवल यूएसए की आकांक्षाओं के जवाब में थी और शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन था? यूएसए था। पोस्ट रिविजनिस्ट यानी उत्तर संशोधनवाद, तो इसमें जॉन लेविस गेडिस आते हैं, डेनियल यर्गिन या एर्गिन आते हैं, जॉर्ज हेरिंग, विल्फ्रेड लोथ, गियर लुंडस्टेड आते हैं। ये यूएसएसआर व यूएसए दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों वर्चस्ववादी थे। इसके अनुसार दोनों की वर्चस्ववादी महत्वाकांक्षाएं शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने अपने हितों को बढ़ाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया। यूएसएसआर की नीतियों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तो दोनों कम नहीं थे, बेसिकली इनका ये मानना था। शीत युद्ध की व्याख्या में बहुल कारकों पर जोर दिया है, कोई एक कारण नहीं था। परंपरावादी मानते हैं यूएसएसआर को दोषी मानते हैं, संशोधनवादी एक प्रकार से यूएसए को दोषी मानते हैं, और जो पोस्ट रिविजनिस्ट हैं उत्तर संशोधनवादी हैं, ये दोनों को कहते हैं कि दोनों कम नहीं थे, दोनों ही एक प्रकार से जिम्मेदार थे शीत युद्ध के लिए। तो शीत युद्ध के कारण क्या थे उनको देखते हैं। तो एर्गिन करके एक थिंकर हैं, क्या कहते हैं कि शीत युद्ध सख्त शून्यता का अपरिहार्य परिणाम था, जो जर्मनी और जापान की हार के साथ साथ ब्रिटेन की थकावट का उत्पाद था। सख्त शून्यता का एक प्रकार से अपरिहार्य परिणाम था। शीत युद्ध के लिए रॉबर्ट जर्विस ने मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक प्रधानता को माना है। तो चर्चिल का फुलटन भाषण, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। साथ ही साथ द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धोत्तर उद्देश्यों का अंतर, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, सोवियत संघ द्वारा टर्की पर दबाव, परमाणु बम का आविष्कार, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार प्रसार, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग और सख्त संघर्ष, ये बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण कारण थे शीत युद्ध के लिए। और ये सब कारण एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारण थे। फिर उत्तर संशोधनवादियों के अनुसार शीत युद्ध के कारण ये ऐतिहासिक कारण मानते हैं। तो ऐतिहासिक अनुभवों ने दोनों देशों के मध्य संशय के बीज बो दिए थे। फिर विचारधारा में मौलिक अंतर था, यानी कि फंडामेंटल डिफरेंसेस था आइडियोलॉजीज में। एक कहा तो पूंजीवादी व्यवस्था या कैपिटलिस्ट विचारधारा के प्रणेता यूएसए था, और यूएसएसआर में साम्यवादी विचारधारा थी। तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं टकराव तो होना ही था। फिर पारंपरिक अविश्वास एवं भय भी था दोनों के बीच में। राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर था। अमेरिका में यूएसएसआर को एक बंद समाज के रूप में देखा जाता था। तो अमेरिका में यूएसएसआर को एक बंद समाज के रूप में देखा जाता था, जिसकी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती थी। यूएसएसआर में अमेरिका को एक अस्थायी साझेदार के रूप में देखा जाता था, जो उसके साथ हुए समझौते को लागू करने में अपने आप को असमर्थ समझता था। फिर झूठा प्रचार, अंतर विरोध, बर्लिन की नाकाबंदी 1948 में हुई थी। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, दोनों महाशक्तियों में वैचारिक प्रतिद्वंदता, टकराव और संघर्ष हुआ। एक दूसरे के प्रति भय, संशय एवं घृणा ने एक दूसरे के प्रभाव को सीमित करने के लिए सामरिक रूप से बाध्य किया था, अपनी विचारधाराओं का प्रसार करने लगे और विश्व के अन्य देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास करने लगे। तो इससे चाहता था कि ज़्यादातर देश हमारे कब्जे में आ जाएं या हमारे साथ चलें, और यूएसएसआर भी चाहता था कि जो अभी नए नए जो राष्ट्र हैं, नए नए जो देश हैं वो आज़ाद हो रहे हैं, तो वो हमारे खेमे में आ जाए, साम्यवादी खेमे में आ जाए। विलियम जी हाईलैंड अमेरिका ने स्व आरोपित पृथक्करण नीति को उस वक्त तिलांजलि दे दी जब 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी पोत पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापान के आक्रमण के तुरंत बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो अमेरिका ने स्व आरोपित जो पृथक्करण की नीति थी, उसने एक प्रकार से अपनाया था कि हम जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उससे अपने आप को उसमें इंगेज नहीं करेंगे,
कब तिलांजलि दी? 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी पोत यानी पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापान के आक्रमण के तुरंत बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। हाईलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जापान व जर्मनी के विनाश ने सोवियत संघ की आक्रांता जो नीतियां हैं एवं शीत युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त किया। छोटे देश महाशक्तियों के लिए काफी महत्व रखते थे। निम्नलिखित कारणों की वजह से छोटे देश महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल एवं खनिज। तो अरब के बहुत सारे देश थे जहाँ पर तेल और खनिज संसाधन बहुत मात्रा में पाए जाते थे। फिर भू क्षेत्र, तो ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों एवं सेना का संचालन कर सकें, तो जब मिलिट्री बेस के लिए भी इम्पोर्टेंट थे ये। सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सके। फिर रिचर्ड जे बर्नेट के अनुसार सोवियत संघ व अमेरिका के बीच प्रधानता के कारण क्या है? पहला है लेगेसी ऑफ डिस्ट्रस्ट, यानी अविश्वास की जो विरासत थी। फिर एक दूसरे के विरुद्ध सैन्य संगठनों का निर्माण, जैसे नाटो, सियाटो, सेंटो, अंजुस, वार्सा पैक्ट, ये सब एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था दोनों देशों के मध्य वैमनस्यता का। फिर संयुक्त राष्ट्र की प्रभावहीनता, इनफेक्टिवनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। फिर मनोवैज्ञानिक प्रतिद्वंद्विता थी, साइकोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस था। सोवियत संघ द्वारा 1949 में परमाणु परीक्षण करना, साम्यवादी चीन का उदय 1 अक्टूबर 1949 में। शीत युद्ध के विशिष्ट साधन क्या थे? स्पेशल जो मीन्स थे शीत युद्ध के, कौन कौन से थे? पहला था प्रचार, दूसरा शक्ति प्रदर्शन, सैन्य व तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन, जासूसी, कूटनीति, कमजोर तथा अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान करना। तो ये सब साधन थे शीत युद्ध के। शीत युद्ध का उद्भव, इसके दो मत हैं। पहला, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, इसके समर्थक हैं आंद्रे फोंटेन व लुई हाले। ये क्या कहते हैं कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसी का परिणाम है शीत युद्ध। दूसरा, चर्चिल का फुलटन जो भाषण है, यूएसए में हुआ था 5 मार्च 1946 को। संपूर्ण यूरोप पर एक लौह आवरण, आयरन कर्टन, छा गया है। जनता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने तथा ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए यूके व यूएसए का गठबंधन जरूरी है, ऐसा चर्चिल बोलते हैं। आयरन कर्टन मतलब जो विस्तार है उसकी साम्यवादी जो नीतियां हैं उसका एक प्रकार से एक कर्टन छा गया है और उसे हमें दूर करना है। अगर हमें एक प्रकार से स्वतंत्रता की दीप को प्रज्वलित रखना है और ईसाई सभ्यता है उसको बचा के रखना है, तो हमें उसे के एक प्रकार से जो कर्टन है उसको खत्म करना है। आयरन कर्टन या लोहे का पर्दा। नाजी जर्मन प्रचार मंत्री जोसेफ गोएब्बल्स ने अपनी पहली सोवियत संघ के संदर्भ में इस रूपक का इस्तेमाल किया था। तो नाजी जर्मन प्रचारक मंत्री जोसेफ गोएब्बल्स ने पहली बार सोवियत संघ के संदर्भ में इस रूपक का प्रयोग किया था, लेकिन शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में इसकी लोकप्रियता का श्रेय विंस्टन चर्चिल को जाता है और उनके जो भाषण था 5 मार्च 1946 को दिया जाता है। फुलटन भाषण, तो a curtain has come down on Europe, तो an iron curtain has come down on Europe, संपूर्ण यूरोप पर एक लौह आवरण छा गया है। बांस का पर्दा, बॉम्ब कर्टन, ये चाइना का था। चाइना का एक प्रकार से जो साम्यवादी प्रसार था उसको बांस का यानी बम्बू कर्टन कहा जाता था और जो रसिया है उसके प्रसार को आयरन कर्टन कहा जाता है। मतलब कि जो आयरन कर्टन है तो आयरन तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बांस से, तो जो रसिया है या विस्तार है वो ज़्यादा घातक है चाइना के बनस्पत। तो विस्तार के प्रेसिडेंट देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के जो प्रकार से प्रेसिडेंट हैं उनको देख लेते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन, ये उनका जीवन काल रहा 1870 से 1924 तक भी रहा। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं ये। 1917 की रूसी क्रांति के नायक हुआ। क्रांति के बाद में सबसे मुश्किल दौर यानी 1917 से 24 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक, समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष थे ये। मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे असली जामा पहनाने में महारथी थे। तो साम्यवाद अपने जो फुल एक प्रकार से अपने उसमें आया तो ये लेनिन के ही अपने वास्तविक अस्तित्व में लेनिन के कारण ही आ सका था। दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत लेनिन को ही माना जाता है। फिर जोसेफ स्टालिन, इनका टाइम पीरियड रहा 1879 से 1953। लेनिन के उत्तराधिकारी थे। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में यानी 1924 से 53 में सोवियत संघ का नेतृत्व किया।
तो इन्होंने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। तो दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए मशहूर थे, या एक प्रकार से कहें तो इनफेमस थे। निकिता खुश्चेव, ये इनका टाइम पीरियड 1894 से 1971 तक रहा। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1953 से लेके 64 तक। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे ये। 1946 में कुछ सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव दिया। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में ये शामिल थे, निकिता खुश्चेव। अब सोवियत संघ के नेता तो और जो महत्वपूर्ण नेता है उनको देख लेते हैं। तो लियोनिड ब्रेजनेव ये एक प्रकार से 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के नेता रहे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे ये। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे ये। तो 1979 में बेसिकली सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, उस समय यही राष्ट्रपति थे, लियोनिड ब्रेजनेव। फिर तो नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये बेसिकली 1985 से 1991 तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्संरचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के जो आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार उन्होंने शुरू किए थे। तो गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्संरचना, जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसको एक प्रकार से उसका पुनर्संरचन किया था, रिकंस्ट्रक्शन किया था। और ग्लासनोस्त ये बेसिकली पॉलिसी थी खुलेपन की, कि अब जो विस्तार है वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एलपीजी मॉडल लाएंगे, खुलापन लाएंगे। तो ये बेसिकली आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान एवं पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायक शीत युद्ध समाप्त किया और सोवियत संघ के विघटन का आरोप इसमें लगा कि इन्होंने ये सोवियत संघ को बेसिकली जो इनकी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की जो प्रकार से नीति थी, इसके कारण सोवियत संघ पतन की कगार पर चला गया। क्यों? क्योंकि एक बार आप कोई मान लो अगर आप तानाशाह हो गए है ना, तानाशाह बनना तो सरल रहता है, लेकिन अगर फिर आप एक बार तानाशाही से ओपन एक प्रकार से होते हैं या अपने आप को ओपन करने का प्रयास करते हैं और उदारवाद की ओर बढ़ते हैं, तो लोग आपको चीनी नहीं देते हैं। तो गुंडा बनना तो आसान रहता है, लेकिन जब आप सच के रास्ते पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आती। यही इनके साथ भी हुआ। फिर बोरिस एल्सिन, नेक्स्ट है बोरिस एल्सिन। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे ये 1991 से 99 के बीच में। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। फिर साम्यवाद में पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया इनको। अब अमेरिकन राष्ट्रपतियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये हम लोग एक प्रकार से 1933 से देख रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके पहले से देख रहे हैं। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये 1933 से अप्रैल 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। तो अमेरिकन परंपरा के विपरीत 2 बार की बजाय 4 बार ही राष्ट्रपति रहे। इसलिए अमेरिकन संविधान में 1951 में 22वां संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार निश्चित कर दिया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से पहले थियोडोर रूजवेल्ट 1901 से 1909 तक ने 3 बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश की पर चुनाव हार गए थे। एफ डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम दिया। तो एफ डी रूजवेल्ट ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम दिया था। नाम कौन किसने दिया था? एफ डी रूजवेल्ट ने। फिर हैरी एस ट्रूमैन, ये 1945 से 53 तक रहे। जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। फिर साम्यवाद के अवरोध का सिद्धांत यानी कंटेनमेंट थ्योरी दी। विस्तार को घेरने और साम्यवाद का प्रसार रोकने हेतु नाटो आज संगठन बनाया। ट्रूमैन जो प्लान था ये मार्च 1947 में आता है। विस्तार कंटेनमेंट के लिए टर्की एवं
यूनान को आर्थिक सहायता इसमें दी गई थी। मार्शल प्लान क्या है? अप्रैल 1947 में आता है। तो मार्शल हमारी नीति किसी देश या सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। अमेरिकी सरकार प्रत्येक सरकार को अपना सहयोग देने को तत्पर है जो इस पुनर्निर्माण अभियान में सहायक होना चाहता है। मार्शल ट्रूमैन के विदेश मंत्री रहे हैं। मार्शल प्लान को डॉलर प्लान भी कहा जाता है। इसका सही नाम है यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ईपीआर। इस प्लान के तहत यूएसए ने 1948 से 1952 तक पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी थी। ट्रूमैन के समय ही लैटिन अमेरिका के साथ रियो संधि 1947 तथा पूर्व पश्चिमी यूरोप के साथ 1949 में नाटो संधि हुई, सुरक्षा एवं शांति संतुलन हेतु 1951 में अंजुस संधि हुई थी। बारूच प्लान, तो बारूच योजना ये क्या थी? अमेरिका ने 1945 में परमाणु परीक्षण किया, वह एकमात्र परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। परमाणु शक्ति बनाए रखने के लिए अमेरिका ने 1946 में बारूच योजना को स्वीकृत की। कोई अन्य देश ना तो परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण रचनात्मक कार्यों के लिए कर सकता है और न ही उसका विकास परमाणु हथियारों के लिए कर सकता है। रूस ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया। रूस ने 1949 में परमाणु परीक्षण किया और दूसरी परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। फिर आइजनहॉवर 1953 से 61 तक रहे। तो आइजनहॉवर ने अमेरिका को सैन्य औद्योगिक संकुल कहा, सैन्य औद्योगिक संकुल। सी राइट मिल उनकी पुस्तक है पावर लीड की तरह इन्होंने भी सी राइट मिल की तरह अमेरिका को सैन्य औद्योगिक संकुल आइजनहॉवर ने भी कहा। आइजनहॉवर का एटम फॉर पीस थ्योरी महत्वपूर्ण है, एटम फॉर पीस थ्योरी इनकी महत्वपूर्ण है। ओपन स्काई प्लान, तो आकाश निरीक्षण का अधिकार एक दूसरे को देने का प्लान था ये। तो बेसिकली इसमें क्या था कि आप जितने भी परमाणु देश हैं वो एक दूसरे को अलाउ करेंगे कि आसमान से आप निरीक्षण कर सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से कि कोई भी देश जो परमाणु संपन्न है क्या वो इस प्रकार का कितने उसके पास एटम बम है या किस प्रकार वो और ज़्यादा तो बढ़ोतरी नहीं कर रहा है, इस टाइप का। आइजनहॉवर ने मध्य पूर्व यानी पश्चिमी एशिया के संदर्भ में सग शून्यता का सिद्धांत दिया था, पावर वैक्यूम थ्योरी दिया, और 1956 में श्वेत नहर संकट के बाद ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। आइजनहॉवर के समय ही सीटो और सेंटो 1954 में आया, सेंटो 1955 नामक संधियां हुई थी। तो ये सीटो 1954 में आया, दक्षिण पूर्वी देशों की सुरक्षा के हेतु लिए था। सेंटो ये पश्चिमी एशिया के लिए सुरक्षा के लिए था। 1955 में ये आता। फिर वियतनाम में अमेरिकन जो हस्तक्षेप हुआ था इन्हीं की देन थी। बयान देने फू मोर्चे में फ्रांस को हो ची मिन के हाथों हार के बाद एक प्रकार से इन्होंने वियतनाम में हस्तक्षेप किया था 1954 में। योटो विमान कांड इन्हीं के समय हुआ। आइजनहॉवर का विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेज था। जॉन फॉस्टर डलेज के दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला डोमिनो थ्योरी, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में इस थ्योरी को दिया था। इस क्षेत्र में साम्यवाद का प्रसार रोकने हेतु तो सीटों को बनाया गया था। डोमिनो थ्योरी मतलब अगर कोई एक राज्य साम्यवाद की दिशा में चल पड़ेगा तो सभी उसका पीछा करते हुए एक प्रकार से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। फिर कगारवाद, ब्रिंक्समैनशिप कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि आप रिस्क को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि सामने वाला खुद ब खुद पीछे हट जाए, तो आप बिल्कुल अंतिम तक रिस्क को एक्सलेट करते रहो कि सामने वाला पीछे हट जाए। तो जो एक प्रकार से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यूएसआर पीछे हटा था, तो ये ब्रिंकमैनशिप का ही उदाहरण था एक प्रकार से कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंगेज कर लो, इतना आगे बढ़ जाओ, सामने वाला अपने आप हट जाए। इसमें खतरा ये भी रहता है कि अगर सामने वाला ना हटा तो टक्कर तो हो जाएगी, लेकिन सामने वाला हट जाता है डर के मारे। जॉन एफ कैनेडी, तो 2 साल बाद ही इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो 1951 से 63 तक ये रहे। 1961 में इन्होंने बैग ऑफ पिग्स क्यूबा में हस्तक्षेप के प्रणेता थे। बैग ऑफ पिग्स संकट के प्रणेता थे। मतलब बैग ऑफ पिग्स संकट क्या था? ये क्यूबा में हस्तक्षेप के प्रणेता थे। फिर 1962 में इन्हीं के समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पैदा हुई। कुशचेव ने एक प्रकार से यूएसआर के राष्ट्रपति थे। कनेडी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति सकारात्मक भाव रखते थे। फिर कनेडी के समय ही 1963 में पीटीबीटी हुई, पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध नामक इस संधि को त्रिराष्ट्रीय संधि या मास्को संधि भी कहा जाता है। नेहरू ने इसका अनुमोदन किया था। जॉनसन 1963 से 69 तक रहे और इन्हीं के समय में 1968 में एनपीटी संधि हुई थी।
नेक्स्ट है रिचर्ड निक्सन। ये 1969 से 1974 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो 1974 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने, परंतु वाटर गेट कांड के चलते महाभियोग के डर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि वाटर गेट कांड किस राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड है? तो ये रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल से रिलेटेड। इन्होंने वियतनाम से सेना वापस बुलाने व हस्तक्षेप का निर्णय लिया था। निक्सन ने सटल डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग साम्यवादी नीति को मान्यता दे उसे संबंध सुधारे थे। सटल डिप्लोमेसी। हेनरी किसिंजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, विदेश मंत्री थे। निक्सन व फोर्ड दोनों का योगदान था यहाँ पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? एनएसए कौन थे? निक्सन। विदेश मंत्री फोर्ड थे। हेनरी किसिंजर ने प्रोचमा थ्योरी दी। हेनरी किसिंजर ने। प्रोचमा फ्रेंच शब्द का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है संकट निवारण राजनीति, सुलह की नीति। तो बेसिकली ये जो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी उसी से रिलेटेड है कि आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से सुलह करिए जो अन्य देश है। तो इसमें बेसिकली चीन के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया था। चीन और यूएसएसआर के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रपति निक्सन ने कनेडी खुशेब के मध्य हुई 1963 की आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि के परिणाम का विश्लेषण करते हुए कहा कि भालू जब मित्रता के नाम पर खुली भुजाओं के साथ खड़ा होता है तब वही सबसे खतरनाक होता है। तो क्या कहते हैं कि भालू जब मित्रता के नाम पर, जैसे कि विस्तार खड़ा हुआ मित्रता के नाम पर खुली भुजाओं के साथ खड़ा होता है तब वही सबसे खतरनाक होता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत को डराने हेतु बंगाल की खाड़ी में नौसेना का 7वां बेड़ा भेजा था रिचर्ड निक्सन ने। बेसिकली ये भारत से उसमें बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। जेरार्ड फोर्ड, इन्होंने 1974 से 1977 तक ये रहे राष्ट्रपति और वियतनाम से सेना उन्होंने भी वापस बुलाई थी। तो जिमी कार्टर 1977 से 81 तक रहे। कार्टर के समय में ही 1959 में ईरान में अमेरिका का बंधक समस्या। तो बेसिकली ईरान ने क्या किया था? अमेरिका को बंधक बना लिया था। जब वहाँ पर 1979 में इस्लामिक क्रांति होती है तो उसमें बहुत सारे जो अमेरिकन थे उनको बंधक बना लिया गया था। उन्होंने फारस की खाड़ी में यूएसएसआर का हस्तक्षेप रोकने हेतु खाड़ी सिद्धांत दिया। मध्य पूर्व एशिया के संदर्भ में इन्होंने खाड़ी सिद्धांत दिया था। कटर के समय ही 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर सौर क्रांति यूएसएसआर समर्थक कामरान द्वारा मध्य रात्रि में राष्ट्रपति अमीन की हत्या करवाई गई। इस घटना ने नवीन शीत युद्ध को जन्म दिया। बेसिकली यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर सौर क्रांति करवाई थी। सौर क्रांति क्या थी? यूएसएसआर समर्थक कामरान द्वारा मध्य रात्रि में राष्ट्रपति अमीन की हत्या की गई थी। रोनाल्ड रीगन ये 1981 से 89 तक रहते हैं, राष्ट्रपति यूएसए के। शीत युद्ध को तेज किया इन्होंने। यूएसएसआर को उन्होंने रोग स्टेट, दुष्ट स्टेट का दर्जा दिया। स्टार वार प्रोग्राम इनके समय आया तो सशस्त्रीकरण को बढ़ावा, यूएसएसआर को कमजोर कर दिया। तो इन्होंने सशस्त्रीकरण को यानी आर्मामेंट को बढ़ावा देके यूएसएसआर को एक प्रकार से कमजोर करने का काम किया था। स्टार वार का पूरा नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। जॉर्ज बुश सीनियर 1989 से 93 के बीच में रहे। इनके समय 1991 में यूएसएसआर का विघटन एवं शीत युद्ध का अंत हुआ। बुश सीनियर ने 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप ओपन डिजर्ट स्टॉर्म चलाया। प्रथम खाड़ी युद्ध था ये 1990 में, ओपन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये बेसिकली जो ऑपरेशन था ये इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप चलाया गया था। इन्हीं के समय रूस के साथ 1991 में स्टार 1 व स्टार 2 संधियां हुई थी। बिल क्लिंटन तो 1993 से 2001 तक क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। तो इसमें 1998 के तहत सूडान व अफगानिस्तान स्थित अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया इनफाइनाइट रीच के माध्यम से। कोसोवो संकट यूगोस्लाविया से रिलेटेड है, में 1999 में हस्तक्षेप किया। यहाँ ऑपरेशन एलाइड फोर्स चलाया गया था। टारनोव सिद्धांत तो क्लिंटन के समय ही आया ये बेसिकली। तो यूएसए अब घरेलू आर्थिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्लिंटन के समय ये कहा गया कि अब यूएसए अपने घरेलू मुद्दों को देखेगा, घरेलू आर्थिक समस्याओं को ध्यान केंद्रित करेगा। इसे टारनोव सिद्धांत कहा जाता है, टारनोव थ्योरी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो जुलाई 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। अगस्त 1945 में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु हमले किए गए। मार्च 1946 में चर्चिल का फुलटन भाषण, वेस्टमिंस्टर कॉलेज में भाषण ये दिया था, फुलटन यूएसए में। फिर मार्च 1947 में साम्यवाद को रोकने के
बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। फिर अप्रैल 1947 में मार्शल प्लान आता है पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता के लिए। अमेरिका की सहायता, तो बेसिकली पश्चिमी यूरोप पुनर्निर्माण में अमेरिका ने सहायता इसमें की थी। फिर अप्रैल 1948 में सार द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। 1945 से 1948 तक नूरेमबर्ग और टोक्यो परीक्षण शुरू हुआ। अगस्त 1949 में सार द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ। 1954 में वियतनामियों के हाथों दयान बियान फू में फ्रांस की हार हुई। जिनेवा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन किया गया और सियोटो का गठन किया गया। 1954 से 75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप या वियतनाम युद्ध हुआ। लगभग 20 सालों तक युद्ध चला। जुलाई 1956 में, तो 1956 से मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण करने पर ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल द्वारा सुएज संकट या मिस्र पर आक्रमण किया गया। सोवियत संघ ने मिस्र का साथ दिया था। अक्टूबर 1956, तो हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप हुआ खुश्चेव। तो स्ट्रीट्स ऑफ बुडापेस्ट एंड इंटरनेशनल कंडेमनेशन, तो यहाँ पर एक प्रकार से हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप हुआ और इंटरनेशनली उनको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फिर 1960 में U-2 विमानकांड हुआ। तो ये इसे का जासूसी एक प्रकार से विमान था और शान ने इसको पकड़ डाला था। फिर 1961 में बे ऑफ पिक्स संकट, रूसिया का क्यूबा में हस्तक्षेप, इसे बे ऑफ पिक्स संकट कहा जाता है, हुआ। 1961 में ही बर्लिन की दीवार खड़ी की गई पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के मध्य। तो ये साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद का एक नमूना था। तो बेसिकली 1962 में क्या हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, याद रखिएगा 1962 में। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, 1961 में बर्लिन की दीवार करी गई थी और 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। कनेडी वर्सेस खुश्चेव, ये शीत युद्ध का चरम था। कनेडी ने क्यूबा से खुश्चेव द्वारा मिसाइलें वापस हटाने के निर्णय को महान राजनेता का महान निर्णय कहा था। 1965 में डोमिनिक रिपब्लिक था में रूसिया का हस्तक्षेप हुआ। फिर 1968 में हिसार का यूगोस्लाविया में हस्तक्षेप, ब्रेज़नेव और पूर्वी यूरोप के संदर्भ में सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया गया। 1968 में हिसार द्वारा यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया गया, अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया था। 1969, तो ब्रेज़नेव द्वारा एशिया की सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव रखा गया। अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ के मध्य भारत सोवियत शांति मैत्री एवं सहयोग संधि हुई। 20 वर्षीय शांति एवं सहयोग संधि थी अगस्त 1971 में। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका ने अपना 7वां जंगी जहाज बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था। दोनों महाशक्तियां सूझबूझ से एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए प्रत्यक्ष टकराव एवं युद्ध की स्थिति से बचती रही। 1972 में यूएस राष्ट्रपति निक्सन का चाइना दौरा, ये राजनीतिक बसंत एक प्रकार से पॉलिटिकल स्प्रिंग का दौर था। शीत युद्ध के समय अमेरिका की चीन के साथ दोस्ती यहीं से स्टार्ट होती। 1973 में अरब इजराइल युद्ध एवं तेल संकट आता है। अगस्त 1975 में हेलसिंकी समझौता होता है। इसका उद्देश्य क्या था, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन और देतांत का ये चरम था। 1979 में एक प्रकार से चीन उत्तरी वियतनाम युद्ध में सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया था। चीन उत्तरी वियतनाम युद्ध में सोवियत संघ ने एक प्रकार से उत्तरी वियतनाम का समर्थन किया था। तो यहाँ से कहा जाने लगा कि चीन जो कि साम्यवादी है, सोवियत संघ जो कि साम्यवादी है, ने चीन का ही साथ क्यों नहीं दिया, उत्तरी वियतनाम का साथ क्यों दिया। यहाँ से चीन और रूस के जो संबंध हैं, चीन या सोवियत संघ के जो संबंध है, खराब होना स्टार्ट हो गए। 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप और नवीन या द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 1983 में एबल आर्चर एक्सरसाइज हुई नाटो द्वारा, एबल आर्चर एक्सरसाइज की गई नाटो द्वारा 1983 में। फिर 1985 में गोर्बाचेव हिसार के राष्ट्रपति बने, शीत युद्ध का अवसान शुरू हुआ और नव देतांत की शुरुआत हुई। पेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त और स्कोर्नी शुरू हुआ। बेसिकली ये एक प्रकार से पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त सुधार कार्यक्रम थे जो गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए थे। आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों को लेकर ये कार्यक्रम चलाए गए थे। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, 28 साल बाद का 1989 में। तो ये 1961 में बनी थी और 1989 में इसको गिराया गया। साम्यवादी व्यवस्था के पतन की शुरुआत यहाँ से देखी जा सकती है। शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हुई यहाँ से और 9 नवंबर 1989 को, यानी 9 नवंबर 1981 को ये एग्जैक्ट
9 नवंबर 1981 को बर्लिन की दीवार गिराई गई। 1961 में इसको बनाया गया था। 1962 में कोरियन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का औपचारिक एकीकरण हो गया। हेमुल्ट काल जर्मनी के राष्ट्रपति बने। पूर्वी जर्मन राज्य जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य गायब हो गया। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट का औपचारिक रूप से अंत हो गया। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का पतन हो गया था। फिर कुछ निरंतर घटनाएं हो रही थी। फरवरी 1990 में यूएसएसआर में बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई। डूमा पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एक अधिकार समाप्त हुआ। मार्च 1990 में लिथुआनिया जनता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था, लिथुआनिया। जून 1990 में रूसी संसद ने यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फिर अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के चरमपंथियों ने गोरबाचेव के खिलाफ तख्ता पलट का असफल प्रयास किया। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1922 में बने यूएसएसआर संघ को भंग किया तथा CIS बनाया। 25 दिसंबर 1991 को गोरबाचेव का यूएसएसआर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया गया। गोरबाचेव ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। कब? 1991 में, 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का अंत हुआ और शीत युद्ध का भी ये अंत माना जाता है। फिर 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ व स्वयं के समापन की घोषणा की थी। कब? 26 दिसंबर 1991 को। तो नेक्स्ट है शीत युद्ध से संबंधित सिद्धांत एवं शब्दावली। पहले जो शब्दावली है देतांत ये तनाव शैथिल्य की स्थिति को कहा जाता है, जब यूएसए और यूएसएसआर के मध्य जो तनाव था वो एक प्रकार से कम हुआ था। एडवर्ड क्रैंकशा के शब्दों में उष्ण स्थलों का शीतलीकरण, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान था उसका एक प्रकार से वाष्पीकरण या एक प्रकार से शीतलीकरण ही क्या कहलाता है? देतांत का पीरियड कहलाता है। बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के जो संबंध है कहीं ना कहीं पटरी पर आए थे। तो देतांत बेसिकली फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका अभिप्राय है यूएसए व यूएसएसआर के मध्य तनाव में कमी व बढ़ती मित्रता अर्थात शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का यहाँ से बात चलती है। डॉक्टर AP राणा ये कोलैबोरेटिव, कॉम्पिटिटिव अर्थात सहयोगी भी और प्रतिद्वंदी भी। तो आप सहयोगी भी हैं और प्रतिद्वंदी भी। जैसे भारत में कॉम्पिटिटिव इंडिया का कॉन्सेप्ट चलता है ना, कॉपरेशन भी रहता है और साथ में कंपटीशन भी करना है। इस प्रकार अमेरिकी प्रशासन ने देतांत को जनता के समक्ष कूटनीतिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया था। देतांत का तात्पर्य कहीं से कहीं तक शीत युद्ध की समाप्ति नहीं था, संबंधों में थोड़ा सा स्थिरता आई थी बस। जिमी कार्टर देतांत का अर्थ राष्ट्रों के बीच तनाव को कम करना है। CD ब्लेकर ने अपनी पुस्तक रिलक्टेंट वॉरियर्स 1987 में अनिच्छुक योद्धा में कहा कि दोनों महाशक्तियों के मध्य हितों के संतुलन के फलस्वरूप देतांत ने जन्म दिया। देतांत का मुख्य आधार संयोग, पारस्परिकता एवं विभिन्न मतों का समायोजन था। मॉर्गन क्या कहते हैं कि देतांत शांति का जनक नहीं है, अपितु तो आणविक संतुलन ही शांति और देतांत दोनों का जनक है। तो जो न्यूक्लियर बैलेंस है दैट मेक्स बोथ फॉर देतांत एंड पीस। तो जो इस प्रकार से परमाणु बैलेंस स्टैब्लिश हो गया है, एटॉमिक न्यूक्लियर बैलेंस स्टैब्लिश हो गया है, तो उसने ही शांति एवं देतांत को जन्म दिया है। देतांत शांति का जनक नहीं, बल्कि जो आणविक संतुलन है, एटॉमिक जो बैलेंस है, उसने शांति और देतांत दोनों को जन्म दिया। मॉर्गन ने देतांत का मुख्य कारण परमाणु संतुलन को माना। काल क्या था? 1962 से 1979 तक देतांत चला, 1962 से 1979 तक। और चूंकि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था 1979 में, तो यहाँ से देतांत को समाप्त माना जाता है और स्टार्ट ऑफ न्यू कोल्ड वार माना जाता है। तो उद्धार इसके कनेडी और कुश्चेव थे। न्यू देतांत थी 1987 से 89 के बीच में रहा। देतांत तनाव शैथिल्य के कारण क्या थे? तो कारण पहला तो था कि 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया। लोगों को लगा कि अरे यार कहीं अभी परमाणु युद्ध होते होते बचा, सब नष्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा थोड़ा संबंधों को नॉर्मल किया जाए। यूएसएसआर व चाइना प्रतिद्वंद्विता, तो उत्तरी नदी पर प्रत्यक्ष सैन्य टकराव होने वाला था एक प्रकार से। तो यूएसएसआर एवं चाइना की जो प्रतिद्वंद्विता थी, इसके कारण भी कहीं ना कहीं शिथिल किया गया संबंधों को। वियतनाम में यूएसए का हस्तक्षेप, तो यूएसए एक तरफ वियतनाम में फंसा हुआ था, उसकी पूरा फोकस वियतनाम में जा रहा था, तो या एक प्रकार से वो यहाँ पर यूएसए से थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसलिए भी उसने कहा चलो
संबंधों को नॉर्मल कर लेते हैं जिससे यूएसएसआर ज़्यादा परेशान न करे। 1970 के दशक के बाद शीत युद्ध का ध्रुवीय मॉडल ढीला पड़ा और यह 1963 से 71 बहुध्रुवता के रूप में परिलक्षित हुआ, जिसके दो कारण थे। कम्युनिस्ट दुनिया के विखंडन का बढ़ता है ना दायरा, तो कम्युनिस्ट जो दुनिया थी उसको विखंडित हो गई थी, तो मॉस्को और बीजिंग के बीच अब दुश्मनी हो गई थी। हमने देखा था एक जगह कि जो उत्तरी वियतनाम है उसका समर्थन किसने किया था, एक प्रकार से यूएसएसआर ने किया था। इस पर हमला किसने किया था, चाइना ने किया था। तो वही एक पॉइंट था जहाँ से यूएसएसआर और चाइना के संबंध पूरी तरह से एक प्रकार से आधार पर चले गए थे। तो जो कम्युनिस्ट दुनिया थी एक प्रकार से विखंडित हो गई थी। जापान एवं जर्मनी का आर्थिक महाशक्तियों के रूप में पुनरुत्थान, ये भी एक कारण था। तांत पीरियड की पहचान, तांत पीरियड में क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी कि हम समझ सकते हैं कि ये तांत पीरियड था। तो एलटीबीटी हुआ, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी हुई 1963 में। हॉट लाइन समझौता हुआ कि हम लोग अब हॉट लाइन पे बात करें, ये बेसिकली 1963 में हुआ था। एनपीटी हुई 1968 में। मॉस्को बाउंड समझौता हुआ 1970 में और मॉस्को शिखर वार्ता हुई 1972। तो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे निक्सन की यूएसएसआर यात्रा तथा साल्ट वन ट्रीटी हुई 1972 में। बर्डवार सेकंड के बाद यूएसएसआर जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव प्लस निक्सन के मध्य यह समझौता हुआ था। फिर हेलसिंकी एकॉर्ड होता है, हेलसिंकी समझौता होता है 1975 देतांत की चरम परिणति थी। इसका अन्य नाम था यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। यूरोप के 33 राष्ट्र, 34 में से केवल अल्बानिया नहीं था। यूएसए प्लस यूएसएसआर 35 देशों के मध्य हेलसिंकी समझौता होता है। साल्ट सेकंड ट्रीटी होती है कब, 1979 में। साल्ट वन कब होती है, 1972 में। जब निक्सन कहाँ गए थे, यूएसएसआर गए थे। ब्रेजनेव और जिमी कार्टर के मध्य हुई यह वार्ता पर अफगान आक्रमण के कारण उसे द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था। 1979 में जिमी कार्टर ने कहा देतांत मर गया अफगानिस्तान पर आक्रमण के समय ही जिमी कार्टर ने कहा देतांत मर चुका। फिर क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस 1962 में होता है। तो क्यूबा बेसिकली अमेरिका तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय लिया था। हुआ ये कि 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। हथियारों की तैनाती में पहली बार अमेरिकी नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गए। अमेरिका एक प्रकार से नज़दीकी निशाने में आ गया, आप क्यूबा में जाके मिसाइलें लगा दो। और ये अमेरिका का छोटा सा द्वीपीय देश था, अमेरिका की तट से लगा हुआ, और आप उसके घर में जाके फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में लाके चाइना मिसाइलें लगा दे तो कितना बुरा लगेगा। हथियारों की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों पर या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार की सूचना 3 हफ्ते बाद लगी। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में एक प्रकार से परमाणु हथियार छुपाए गए हैं या लगाए गए हैं, इसकी सूचना यूएसए को 3 हफ्ते बाद मिली। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाए, लेकिन इस बात को लेकर दृढ़ थे। क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा लें। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। ब्लॉकेट की घोषणा के 6 दिन बाद क्रुश्चेव ने इस आश्वासन के बदले मिसाइलें वापस लेने का आदेश दिया कि अमेरिका हमला नहीं करे। अंततः दोनों देशों ने युद्ध टालने का फैसला लिया। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा के संकट के परिणाम को पर्यावरणीय सर्वनाश के रूप में आंका गया था, जिसे अब परमाणु सर्दी न्यूक्लियर विंटर के रूप में जाना जाता है, जो मानवीय जाति के आभासी विलुप्त होने का कारण बनता। इसके परिणाम स्वरूप आंशिक परिरक्षण प्रतिबंधन संधि हुई, यानी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी हुई का 1963 में, जो परमाणु हथियारों के परीक्षण के प्रतिबंध से संबंधित थी। न्यू कोल्ड वार, नव शीत युद्ध, तो शीत युद्ध भी इसे कहा जाता है। यह नाम गिडिंस ने दिया है, जबकि शीत युद्ध बर्नार्ड बारूच ने दिया। तो द्वितीय शीत युद्ध, न्यू कोल्ड वार, यह शब्द किसने दिया है, गिडिंस ने, जबकि शीत युद्ध ये सब बर्नार्ड बारूच ने दिया। तो बेसिकली 1979 में यूएसएसआर द्वारा अफगान कब्जे तथा 1981 में रोनाल्ड राष्ट्रपति बनने के बाद देतांत की समाप्ति तथा शीत युद्ध में तेजी ही सेकंड कोल्ड वार या न्यू कोल्ड वार कहलाती है। शीत युद्ध को जन्म यूएसएसआर द्वारा 1979 में अफगानिस्तान पर किए गए हमले में दिया गया। शीत युद्ध, द्वितीय शीत युद्ध सेकंड कोल्ड वार, ये 1979 से 2000 1979 के बाद बेसिकली स्टार्ट हुआ। ये तृतीय शीत युद्ध रीगन प्रशासन के सैन्य निर्माण एवं सोवियत विरोधी एवं कम्युनिस्ट विरोधी
विदेश नीति का परिणाम था। तो डिफरेंस क्या था कोल्ड वार, न्यू कोल्ड वार में और ओल्ड कोल्ड वार में? तो हिसार विरोधी ना कि साम्यवाद विरोधी। तो जो न्यू कोल्ड वार था ये साम्यवाद विरोधी नहीं था, ये हिसार विरोधी था। विचारधारा के दायरे से परे चीन ने यूएसए की सह पर 1979 में वियतनाम पर आक्रमण किया, साउथ ईस्ट में हिसार प्रभाव को रोकने के लिए। तो ये विचारधाराओं का युद्ध नहीं था, ये एक प्रकार से हिसार के खिलाफ या हिसार को टारगेट किया गया, साम्यवादी विचारधारा को नहीं। क्यों? क्योंकि चीन का बेसिकली इसे साथ दे रहा था। न्यू कोल्ड वार, न्यू एक्टर इसमें थे, ओल्ड कोल्ड वार में एक्टर थे, यूएसए हिसार थे। जबकि 1980 तक आते आते विश्व बहुध्रुवी हो गया था या पॉलीसेंट्रिक हो गया था। अतः अब एक तरफ हिसार, दूसरी तरफ यूएसए प्लस चाइना प्लस यूके और फ्रांस थे। प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र था कोल्ड वार। तो इसका केंद्र में यूरोप था, यानी पूर्वी वर्सेस पश्चिमी यूरोप। न्यू कोल्ड वार में पश्चिमी एशिया तो जो प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र था ओल्ड कोल्ड वार में, उसमें उसका केंद्र कौन था? यूरोप था, पूर्वी वर्सेस पश्चिमी यूरोप। जबकि जो न्यू कोल्ड वार था में पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद महासागर केंद्र में थे। पहले की शुरुआत यूरोप से, नवीन की शुरुआत अफगानिस्तान से मानी जाती है। नव शीत युद्ध के परिणामों का प्रभाव भारत एवं सोवियत संघ पर विशेष रूप से पड़ा। फिर दक्षिण एशिया में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की नवीन हथियारों के माध्यम से की गई सहायता ने भारत की सुरक्षा चिंता को बढ़ाया। अमेरिका सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान को भारत के समकक्ष लाने के लिए प्रयत्नशील रहा। अमेरिका की पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम के प्रति उदासीनता ने पाकिस्तान को आणविक शक्ति के रूप में उभरने की मदद की। तो बेसिकली अमेरिका एक प्रकार से उदासीन था पाकिस्तान के आणविक प्रसार में, आणविक शक्ति के संलयन में, जिससे कि पाकिस्तान को एक प्रकार से मदद मिली अपने परमाणु कार्यक्रम है उनको तेजी गति से बढ़ाने में। भारत की अस्पष्ट नीति के कारण अमेरिका और चीन दोनों के साथ पाकिस्तान ने अपने संबंध मजबूत किए। मैड थ्योरी, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो ये पारस्परिक सुनिश्चित विनाश है। मैड थ्योरी के प्रतिपादक हरमन कॉन को कहा जाता है। हरमन कॉन को सैन्य रणनीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का यह सिद्धांत है। ये इसमें सुनिश्चित पारस्परिक विनाश से तात्पर्य है कि परमाणु विनाशकारी शक्तियों से सज्जित देश लड़ाई में नहीं उतरेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि वे इन हथियारों के बल पर शत्रु देश को बर्बाद करने में सफल हो गए तो दूसरा पक्ष उन्हें भी नष्ट कर देगा। तो आप से भारत पाकिस्तान पर आक्रमण क्यों नहीं करता है, न्यूक्लियर अटैक क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो पता है कि अगर पाकिस्तान का एक भी न्यूक्लियर हथियार बचा रह गया तो वो अटैक करेगा हम पर, हमें भी नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे तो पाकिस्तान हमें छोड़ देगा या पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, तो दोनों का नुकसान होगा। एथ वाल्डर्स का मानना है कि परमाणु बल वास्तव में उपयोगी थे, लेकिन इस तथ्य में और भी अधिक उपयोगी थे कि उन्होंने पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के आधार पर अन्य परमाणु खतरों को उनका उपयोग करने से रोका, यानी रोक व संतुलन, अवरोध यानी रोक व संतुलन। तो परमाणु संतुलन, या जैसा कि चर्चिल ने कहा आतंक का संतुलन, बैलेंस ऑफ टेरर, विनाश के डर से दोनों शक्तियों का आपस में सीधा टकराव ना हुआ। तो 1971 में भी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यूएसए और हिसार छद्म युद्ध लड़ रहे थे, सूडो वार में थे। मतलब हिसार एक प्रकार से भारत को सपोर्ट कर रहा था और यूएसए पाकिस्तान को, लेकिन सीधे सीधे वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। आतंक का संतुलन, यह धारणा आपसी परमाणु प्रतिरोध की स्थिति के लिए प्रयुक्त होती है। कोई भी महाशक्ति इस भय से परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से डरती है कि अगर उसके द्वारा परमाणु हथियारों को प्रयोग करने के बाद प्रतिद्वंदी परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्ति के पास हथियार शेष रह गए तो विध्वंस भयानक होगा। मैक्स लर्नर की बुक है एज ऑफ ओवरकिल, अतिमारकता का योग। अतिमारकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन मेडारिस ने किया था। जॉन मेडारिस ने परमाणु युग की अनिश्चितता, प्रोफेसर जॉन हर्ज ने ये शब्द दिया है, परमाणु युग की अनिश्चितता। हेनरी किसिंजर ने अपनी बुक आणविक आयुध और विदेश नीति, न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी 1958 में कहा कि परमाणु हथियारों की सुनिश्चित विध्वंसकारी शक्ति ने परमाणु हथियारों के उपयोग को अर्थहीन बना दिया। क्यों? क्योंकि इससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, अर्थात यह हथियार उपयोग के योग्य ही नहीं। तो वियतनाम युद्ध में इतनी फजीहत होने के बाद भी यूएसए ने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग करना एक प्रकार से आपको इथिकली रूप से बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। ठीक है, आपने जापान के ऊपर किया, उसमें परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप एक प्रकार से परमाणु हथियार होते हुए भी आप आक्रमण नहीं कर सकते। आपने अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, तो रूस
चाहते हुए भी आक्रमण नहीं कर पा रहा है, परमाणु आक्रमण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का भय है उसे कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे ये डर केवल हमको और आपको नहीं होता है, बड़े बड़ी महाशक्तियों को भी होता है। बेसिकली मार्बन्स क्या कहते हैं कि परमाणु हथियारों ने शक्ति संतुलन का अंत कर दिया। कैंथ वाल्टज, द्विध्रुविता परमाणु प्रौद्योगिकी शीत युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के स्वतंत्र कारक तत्व थे। तो कैंथ वाल्टज क्या बोलते हैं कि द्विध्रुविता यानी बाइपोलैरिटी और परमाणु प्रौद्योगिकी जो न्यूक्लियर आर्म्स थे वो शीत युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के स्वतंत्र कारक थे। जॉन हर्च क्या बोलता है कि द्विध्रुविता के फलस्वरूप युद्धोत्तर कालीन गठबंधन पूर्व के गठबंधनों की तरह नहीं थे, बल्कि वे व्यवस्थाएं थी जो महाशक्तियों द्वारा अन्य राज्यों को सुरक्षा देने में सहायक रहे। जॉन हर्च की पुस्तक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन एटॉमिक एज, 1959 में आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन एटॉमिक एज। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर डिटरेंस, परमाणु रहोत्पादन। परमाणु हथियारों से लैस होने के कारण कोई दूसरा देश भय के कारण उस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान निश्चिंत है, भारत के ऊपर एक प्रकार से छद्म युद्ध भी खेल रहा है ना, भारत को ब्लीड भी कर रहा है टेरर के थ्रू, लेकिन फिर भी भारत चाहकर भी पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस, भारत को पता है अगर हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया और कहीं पाकिस्तान का मूड सनक गया तो क्या होगा? मरेंगे, दोनों मरेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमको ओवर पावर कर जाएगा, हम कुछ लोग बचे रहेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है ना? आज़ादी या जीत अगर उसका इतना ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़े कि हमारी हार ही हो जाए, या हम एक प्रकार से जीत कर भी ना हार कर भी जीत जाए, जीत कर भी हार जाए, तो उसका क्या मतलब रह जाता है? तो पारस्परिक अवरोध यानी डिटरेंस की स्थिति ने युद्ध को, तो पारस्परिक अवरोध यानी डिटरेंस की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदता को नहीं रोक सकी। तो युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन पारस्परिक जो प्रतिद्वंदता है, म्यूचुअल जो कॉपरेशन, म्यूचुअल जो कंपटीशन है वो नहीं रुका। कंपटीशन तो बढ़ता ही गया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, हालांकि युद्ध नहीं हुआ। जो डिटरेंस है को जॉन स्लेब्सर ने ग्रेट डिटरेंस कहा। जॉन स्लेब्सर ने क्या कहा है? ग्रेट डिटरेंस कहा है। बुजार्ड ने इसे ग्रेजुएटेड डिटरेंस कहा है। ग्रेजुएटेड डिटरेंस कहा है। जॉन फॉस्टर डलेस ने इसे मैसिव रिटेलिएशन, व्यापक प्रतिरोध कहा है। रॉबर्ट मैकनमारा ने इसे फ्लेक्सिबल रिस्पांस कहा है। फ्लेक्सिबल रिस्पांस कहा है। परमाणु परीक्षण 1945 में उसी द्वारा किया गया, मैनहट्टन योजना के तहत ओपनहाइम के द्वारा। यूएसआर में 1949 में हुआ, यूके ने 1952 में किया, फ्रांस ने 1960 में किया और चाइना ने 1964 में किया और इंडिया ने 1974 में किया। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। फिर कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप, तो ये जॉन फॉस्टर डलेस की नीति है। तनाव या विवाद को बढ़ाकर युद्ध के कगार पर ले जाना, पीछे हट जाना और परमाणु हथियारों के विनाश का आतंक पैदा करना। तो परमाणु व तनाव को बढ़ाकर युद्ध के कगार पर ले जाना। आप तनाव को या विवाद को बढ़ाकर युद्ध के कगार पर ले जाइए, जैसा कि यूएसए ने किया था 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, है ना। उसने एक प्रकार से ब्लॉकेड लगा दिया 6 दिनों का, आपने पढ़ा ही है। तो क्यों कर रहा था यूएसए? उसको पता था कि कहीं अगर यूएसए का मूड सनक गया तो आक्रमण भी हो सकता है, विश्व युद्ध, एक प्रकार से परमाणु युद्ध हो सकता है। लेकिन फिर भी वो ये दुस्साहस करता रहा। इसे ही ब्रिंकमैनशिप कहते हैं कि आप अपने जो फियर है उसके चरम तक जाइए और देखिए कि सामने वाला क्या करता है। अगर सामने वाला बुजदिल हुआ तो पीछे हट जाएगा, नहीं तो फिर टकराव तो निश्चित है। तो आप वेट करते हैं कि सामने वाला कब पीछे जाए, क्योंकि डर तो दोनों को लग रहा है कहीं युद्ध ना हो जाए, लेकिन आप सामने वाले का वेट करते हैं, सामने वाले को एक्सट्रीम तक डराने का प्रयास करते हैं। व्यापक प्रतिरोध, मैसिव रिटेलिएशन का सिद्धांत, ट्रूमैन की कंटेनमेंट पॉलिसी से भी ज़्यादा उग्र नीति है ये। प्रतिपादक है डलेस। परमाणु हथियारों का प्रयोग करना या कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप। तो व्यापक प्रतिशोध का सिद्धांत और कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप। तो मैसिव रिटेलिएशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रिंकमैनशिप। तो ये दोनों नीतियां अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस की थी, जो 1953 से 1959 तक पद पर रहे। डलेस संयुक्त राज्य की साम्यवाद के परिसीमन की नीति को अपर्याप्त मानता था और जनता को साम्यवादी जुल्मों छुटकारा दिलाने के लिए साम्यवाद को पीछे धकेलने की अधिक आक्रामक नीति का समर्थन करता था। डलेस ने कुछ आक्रामक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसमें से एक था व्यापक प्रतिरोध का प्रतिपादन, मैसिव रिटेलिएशन। इसका तात्पर्य है परमाणु हथियारों का प्रयोग करना था। उसका मत था कि अमेरिका सैन्य उकसावे का
जब आप अपने तरीके से देगा, उसका स्थान और माध्यम वही होगा जो जिसे वह ठीक समझता है। तो अमेरिका जो सैन्य नुकसाबे हैं जो विचार कर रहा है, उसका जवाब अपने तरीके से देगा, उसका स्थान और माध्यम कैसा होगा वो उसे एक प्रकार से तय करेगा। मैसिव रिटेलिएशन का मतलब ये भी होता है कि अगर आप पर एक बार आक्रमण हो गया है ना न्यूक्लियर वेपन से, तो फिर आप ये इंश्योर करिए कि सामने वाला बचे ना। तो अगर पाकिस्तान ने भारत पर कभी आक्रमण कर दिया, न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, तो भारत ये इंश्योर करे कि पाकिस्तान फिर बच ना पाए, वो कल का सूरज देख ना पाए। ये है मैसिव रिटेलिएशन। कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप ने से उसका तात्पर्य था सोवियत संघ को धकेल कर युद्ध के कगार पर ले जाया जाना, ताकि उससे रियायतें हासिल की जा सके। आप उससे रियायतें हासिल कर लो, नहीं भाई मत करना हमला, मत करना हमला, लो अच्छा ये कर लो वो कर लो, ऐसा। उसका दावा था कि लड़ाई में उलझे बिना हालात को लड़ाई के कगार पर ले जाने की क्षमता राजनेता का आवश्यक गुण है। लड़ाई में उलझे बिना हालात को लड़ाई के कगार पर ले जाने की क्षमता राजनेता का आवश्यक गुण है, और अगर आप कगार तक जाने से डरते हैं तो आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। क्यूबन जो मिसाइल संकट हुआ, ये कगारवाद का या ब्रिंकमैनशिप का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्रिंकमैनशिप युद्ध के सौदेबाजी प्रतिमान का मुख्य तत्व। डलेस ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक इमोरल कहकर उसकी निंदा की, जबकि उसके अनुसार शीत युद्ध नैतिक मूल्यों के लिए नैतिक धर्म युद्ध मोरल क्रूसेड था। तो जो जैसा होता है वो ऐसा ही सोचता है। तो मैकार्थीवाद क्या है? मैकार्थीवाद, मैकार्थिज्म, रिपब्लिक सीनेटर जैसे मैकार्थी के नाम पर मैकार्थीवाद आया। मैकार्थी ने लाल आतंक अर्थात कम्युनिस्ट आगमन व प्रसार का भय दिखाकर यूएसए के अनेकों लोगों पर बिना किसी सबूत व साक्ष्य के उसार एजेंट के होने का आरोप लगाया। तो लाल आतंक का भय दिखाकर और कम्युनिस्ट आगमन एवं प्रसार का भय दिखाकर यूएसए के अनेक लोगों पर बिना किसी सबूत एवं साक्ष्य के उसार एजेंट होने का आरोप लगाया। किसने? मैकार्थी ने। हॉलीवुड लिस्ट, मैकार्थी के झूठे आरोपों वाली सूची, जिसमें अधिकांश नाम फिल्म उद्योग के लोगों के भी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नहीं बख्शा गया, उसकी लगातार जासूसी करवाई गई थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी। तो ये है मैकार्थी। लाल शिकार, तो कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी होने के झूठे आरोप लगाकर सरकारी मशीनरी व खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित लोग, हजारों लोगों की नौकरी गई। मैकार्थीवाद, बिना तथ्यों एवं साक्ष्यों के आरोप लगाकर किसी को सरकारी मशीनरी द्वारा प्रताड़ित करना। उदाहरण के लिए इंडिया में नक्सलवादी होने का आरोप लगाकर किसी को जेल में डालना, यही है मैकार्थीवाद। कि आपके पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ईडी और एक प्रकार से ईडी और सीबीआई का उपयोग करके, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके आप सामने वाले को प्रताड़ित करते हो। नक्सलियों के साथ भी, जो नक्सली जैसे कोई भी जो एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेसर है, अगर कुछ बोल देता है तो उसे अर्बन नक्सलिस्ट बोल दिया जाता है, ये नक्सलवादी, और फिर उसके ऊपर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। यही है मैकार्थीवाद। पैकेज डील 1955 में आती है। यूएसए और विस्तार के मध्य एक समझौता हो जिसके तहत 16 राष्ट्रों को यूएनओ की सदस्यता दी गई थी, पैकेज डील के तहत 1955 में। न्यू डील पॉलिसी 1933 से 39 के बीच में हुई, तो इसमें रूजवेल्ट की बेरोजगारी समाप्ति के लिए बनी कल्याणकारी नीति थी। न्यू डील पॉलिसी रूजवेल्ट की बेरोजगारी समाप्ति के लिए बनी नीति थी। स्टार वार प्रोग्राम्स, तो ये 1983 से 1988-89 तक रहा। ये अंतरिक्ष युद्ध से रिलेटेड है, बेसिकली अंतरिक्ष युद्ध से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है दोस्तों सामरिक सुरक्षा पहल, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। इसके प्रणेता है रोनाल्ड रीगन। तो ये नीति बेसिकली 1983 में घोषित हुई, जैसे कि खरबों डॉलर की नई प्रतिरक्षा योजना थी। ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव या स्टार वार एक प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को बैलिस्टिक सामरिक परमाणु हथियारों एवं पनडुब्बी प्रक्षेपित मिसाइल से बचाना था। इस अवधारणा की घोषणा पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 23 मार्च 1983 को की थी। डोमिनो थ्योरी क्या थी? तो जॉन फॉस्टर डलेस की थ्योरी थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद का प्रसार रोकना इसका उद्देश्य था। 1954 में सिएटो की स्थापना की गई। कैंप डेविड भावना, ये 1959 में आई। ये कुछेप की विदेशी यात्रा थी, विदेशी यात्रा थी, इसे कैंप डेविड भावना कहा गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव या एचेसन योजना 1950 में आई। तो कोरिया युद्ध के समय इजाद यानी महासभा द्वारा शांति की पहल की गई 2/3 बहुमत से। अब शांति स्थापना का कार्य महासभा, सामूहिक सुरक्षा का कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाए। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल काम कर रही थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका काम कौन करेगी? अब सुरक्षा परिषद करेगी, जनरल काउंसिल करेगी। परिसीमन नीति,
कंटेनमेंट पॉलिसी, तो ये परसिमन नीति सर्वप्रथम यूएसए में आई, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने बेसिकली दिया था इसको। जॉर्ज एफ कैनन द्वारा सुझाई गई थी ये फॉरेन अफेयर्स के लेख में, जो कंटेनमेंट पॉलिसी है इसे जॉर्ज एफ कैनन द्वारा सुझाया गया था फॉरेन अफेयर के लेख में, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ट्रूमैन थे। इसी सलाह को मान ट्रूमैन व आइजनहावर ने सार के प्रभाव विस्तार को रोकने के लिए यही नीति अपनाई। सैनिक गठबंधन, आर्थिक सहायता जैसे अनेक नीतियां इसके अंतर्गत ली गई। इस नीति को फॉलो करने के लिए, विस्तार का कंटेनमेंट करने के लिए इस नीति के तहत बहुत ज़्यादा देश हैं उनको आर्थिक सहायता दी गई और सैन्य गठबंधन बनाए गए। 5 आइस, तो इसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन शामिल है। साम्यवादी देशों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठी करना इसका उद्देश्य था। वर्तमान में ये चीन के खिलाफ है। बेसिकली ये ग्रुप हमेशा न्यूज में रहता है, आपने सुना भी होगा ज़्यादा कदा इसको। इसमें 5 देश हैं, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। बेसिकली यही वेस्टर्न देश है और एक डेवलप्ड नेशन है। सटल डिप्लोमेसी, एक किसिंजर कूटनीति कहा जाता है इसको। तो राजदूतों की बजाय मंत्रियों द्वारा कूटनीति, तो चाइना के साथ गुप्त वार्ताएं किसिंजर ने की थी। ऑस्ट पॉलिटिक ये क्या है? पश्चिमी जर्मनी की शांतिपूर्ण नीति, जिसके तहत उसने साम्यवादी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की तथा शीतयुद्ध से हटने लगा था। ये ऑस्ट पॉलिटिक नीति थी। ऑस्ट पॉलिटिक जर्मन शब्द का अर्थ पूर्वोन्मुखी है। इसके चांसलर उस समय कौन थे? विली ब्रांट थे। 1970 में मास्को बॉन समझौता हुआ। रोमान ओरा साम्राज्यवादी गणतंत्र इसको कहते हैं और कहा यूएसए को यूरोप के संदर्भ में। तो रोमान ओरा ने साम्राज्यवादी गणतंत्र शब्द का उपयोग किया है यूएसए को यूरोप के संदर्भ में। क्या कहा है? साम्राज्यवादी गणतंत्र, रोमान ओरा ने। सुलह एवं सामान्यीकरण की नीति, रेप्रोशमा इसको कहा जाता है, टेक्निकल वर्ड है रेप्रोशमा। तो राष्ट्रपति निक्सन के सुरक्षा सलाहकार और बाद में विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर द्वारा इसको दिया गया था। हेनरी किसिंजर ने निक्सन के साथ मॉस्को और बीजिंग का दौरा किया था। त्रिकोणीय स्तर पर अमेरिका के राजनयिक संबंध परिभाषित किए। इसे सुलह और सामान्यीकरण की नीति, रिप्रोचमेंट कहा जाता है। रिप्रोचमेंट कहा जाता है। सुलह एक कुल की नीति है ये। 1971 में भारत को कहा था इसने रूसी कठपुतली 1971 में भारत को कहा गया। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को 21वीं सदी के वर्ल्ड का आधार कहा। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को 21वीं सदी का आधार कहा है। किसिंजर लिखते हैं कि अपनी जियोग्राफी, रिसोर्सेज और बेहतरीन लीडरशिप की परंपरा के आधार पर भारत एलिमेंट है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो किसिंजर क्या कहते हैं भारत के बारे में कि अपनी ज्योग्राफी, अपने रिसोर्सेज और बेहतरीन लीडरशिप की परंपरा के आधार पर भारत ऐसा एलिमेंट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीस डिविडेंड, शांति लाभांश या पीस डिविडेंड अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा 1990 के आरंभिक वर्षों में दिया गया एक राजनीतिक नारा। तो शांति लाभांश बेसिकली एक ऐसा अवसर है जो महाशक्तियों के मध्य सैन्य प्रतिस्पर्धा में होने वाले खर्चों को कम करके अन्य आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में खर्च में बढ़ोतरी करने को बढ़ावा देता है। कि आप एक प्रकार से जो सैन्य खर्चे कर रहे हैं मिलिट्री को विस्तारित करने में या परमाणु योजनाएं बनाने में, उसकी जगह आप आर्थिक और सामाजिक कार्य करिए, लोगों का भला करिए, लोक कल्याण के काम करिए। शीत युद्ध के अंत के बाद से इसका प्रयोग मुख्य रूप से बंदूक बनाम मक्खन, गन वर्सेस बटर सिद्धांत के संबंधित चर्चाओं के लिए किया जाता है। परमाणु नैतिकता जोसेफ नाई की है। तो खेल सिद्धांत शास्त्री हरमन कोहन ने शीत युद्ध में परमाणु युद्ध को अकल्पनीय यानी कि अनथिंकेबल मानते हुए परमाणु हथियारों को सुरक्षात्मक, आवश्यक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए आवश्यक मानते हैं। जबकि जोसेफ नाई जूनियर अपनी कृत न्यूक्लियर एथिक्स 1988 में परमाणु हथियारों को अपनी प्रकृति के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून या जस इन बेलो के विरुद्ध मानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है उनके, या जस्ट वार के विरुद्ध मानते हैं होने के कारण परमाणु भयोत्पादन की नीति को व्यापक, न्यायोचित, जस्ट वार परंपराओं के अनुसार लाने के लिए परमाणु नैतिकता के 5 सूत्र दिए हैं। 5 मैक्सिम्स ऑफ न्यूक्लियर एथिक्स। क्या है 5 सूत्र? पहला है परमाणु भयोत्पादन को स्वीकार करने का एकमात्र आधार आत्मरक्षा हो। तो आप न्यूक्लियर डिटरेंस को स्वीकार कर रहे हैं, उसका केवल एक कारण है आत्मरक्षा।
परमाणु हथियारों को कभी भी सामान्य हथियारों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी परमाणु रणनीति को बनाते समय बेकसूरों को न्यूनतम हानि का ध्यान रखा जाए। निकट भविष्य में हमें युद्धों के खतरों को कम करने के उपाय करने होंगे और दीर्घकाल की दृष्टि से परमाणु हथियारों को कम करने का पर काम किया जाना चाहिए। शॉक थेरेपी, तो आघात पहुंचाकर उपचार करना रूस एवं अन्य टुकड़ों में। तो इसका निर्देशन क्या है? वर्ल्ड बैंक एवं IMF द्वारा इसका निर्देशन किया जाता है। साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर किया गया एक कष्टप्रद संक्रमण है कि आप साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जिससे आपको कष्ट भी होगा। तीसरा रुख नहीं तो समाजवादी या पूंजीवादी। तीसरा रुख नहीं, या तो समाजवादी या पूंजीवादी। तो कोई तीसरा रुख नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं होगा, या तो आप समाजवादी रहेंगे या तो पूंजीवादी रहेंगे। तो इसमें बेसिकली समाजवादी संरचनाओं से पूर्ण रूप से छुटकारा दिया जाएगा और प्रत्येक संपदा का निजीकरण होगा। तो मुक्त व्यापार, MNC प्रवेश, पश्चिमी मुल्कों से सीधा जुड़ाव, ये भारत में जब 1991 में LPG पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, ये उसी का उदाहरण था। शॉक थेरेपी का भारत को दी गई थी। परिणाम क्या है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, काला बाजारी, भुखमरी का प्रसार हुआ इससे, और माफिया वर्ग, नोमेनक्लेचुरा, फिर राजनीतिक तानाशाही और ऐसे सरकारें इससे बढ़ी शॉक थेरेपी से। क्योंकि सस्ते दरों में ऋण लिया गया और उनका दुरुपयोग किया गया, जिससे कि राजनीतिक तानाशाही और सरकारें अस्थिर हो गई। उच्च करोनी, ये आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक टेक्निकल वर्ड है। रीगा सूक्ति या याल्टा सूक्ति, रीगा मैक्सिम या याल्टा मैक्सिम। तो बेसिकली रीगा, लातविया एवं याल्टा सोवियत संघ के शहर रहे हैं। अमेरिकी विद्वान डेनियल एर्गिन ने अपनी पुस्तक सेटर्ड पीस 1977 में शांति का बिखराव में इस शब्दावली का प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद अमेरिकन नीति निर्माताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला रीगा सूक्ति, इस विचार को मानने वाले सोवियत संघ को आक्रमणकारी साम्राज्यवादी शक्ति मानते हुए सावधानी एवं सैन्य सुरक्षा को प्रधानता पर ध्यान देते थे। रीगा सूक्ति वाले। याल्टा सूक्ति वाले इस विचार के समर्थक शीत युद्ध काल में बने अमेरिकी गठबंधन को बनाए रखने व उसे और मजबूत करने पर बल दिया करते थे। और कुछ सिद्धांत हैं जो कि USA से रिलेटेड हैं। USA ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सिद्धांत अपनी विदेश नीति में जो डॉक्ट्रिन्स लागू किए उनको देखते हैं। तो पहला है मुनरो सिद्धांत या मुनरो डॉक्ट्रिन। तो ये बेसिकली 1823 में ये सिद्धांत दिया जाता है और इसमें कहा गया कि अमेरिका फॉर अमेरिका, तो अमेरिका केवल अमेरिकी वासियों के लिए। पैन अमेरिकन कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, अमेरिकन फॉर अमेरिकन्स, तो अमेरिका फॉर अमेरिकन्स का कॉन्सेप्ट आया। पैन एशिया, तो एशिया फॉर एशियन। पैन अफ्रीका, अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। तो बेसिकली ये शब्दावलियाँ हैं। तो अगर पैन अमेरिकन कहा जा रहा है तो अमेरिका केवल अमेरिकियों के लिए है। पैन एशिया अगर कहा जा रहा है तो एशिया केवल एशिया वासियों के लिए है। और पैन अगर अफ्रीका कहा जा रहा है तो अफ्रीका केवल अफ्रीका वासियों के लिए। पैन अमेरिका, ठीक है ना। पैक्स अमेरिका, तो अमेरिका द्वारा स्थापित शांति। पैक्स अमेरिकाना या पैक्स ब्रिटानिका, तो यूके द्वारा जब यूके शांति को स्थापित कर रहा था, यूके एकमात्र सुपर पावर था। तो दूसरा विश्व युद्ध था, उससे पहले की जो घटनाएं हैं या जो परिदृश्य था, उसमें बेसिकली यूके एकमात्र स्थापित शक्ति था। तो इसे टेक्निकल वर्ड में इसे पैक्स ब्रिटानिका कहा जाता था। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व की स्थिति। पैक्स अमेरिकाना, तो ये अमेरिका द्वारा स्थापित शांति है। तो अमेरिका सुपर पावर है और वो एक प्रकार से शांति को स्थापित कर रहा है, अगुआ है वो। इसी द्वारा 1990 के बाद इराक, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप इसका उदाहरण है कि अमेरिका शांति स्थापित करेगा। अगर विश्व में कहीं भी कुछ भी होगा तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा? अमेरिका करेगा। बेसिकली मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है? अमेरिका फॉर अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन या ट्रूमैन थ्योरी, ये मार्च 1947 में आती है। तो ये बेसिकली इस्सार के कंटेनमेंट के लिए थी। तुर्की व यूनान की आर्थिक सहायता इसमें की गई थी। ट्रूमैन, दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग होगी, आक्रमण होगा, एशिया की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और USA इसे रोकने का प्रयत्न करेगा। तो दुनिया में कहीं भी अगर शांति भंग होगी, आक्रमण होगा, तो ये USA की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और USA उसे रोकने का प्रयास करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटेनमेंट क्या होगा? तो अवरोध एवं नियंत्रण की नीति है ये। सोवियत विस्तारवाद को रोकने की सिफारिश जॉर्ज F कैनन ने की थी, जो मॉस्को में अमेरिका के राजदूत थे। प्रिंसिपल ऑफ कंटेनमेंट की यह नीति 1991 तक अमेरिकी विदेश नीति का आधार रही। फिर तो चूंकि इस्सार का पतन हो गया तो फिर इसको छोड़ दिया गया।
मार्शल प्लान ये डॉलर प्लान था बेसिकली, अप्रैल 1947 में आया। ये 16 देशों की सहायता इसमें की गई थी। तो 1948 से 1952 तक यूएसए द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों की पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, ताकि यूएसआर का प्रभाव न फैले। इसका पूरा नाम क्या था? यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। इसकी सफलता से उत्साहित हुआ अमेरिका ने 1949 में थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं को तकनीकी सहायता देने के लिए .4 कार्यक्रम चलाया था। .4 कार्यक्रम चलाया था थर्ड वर्ल्ड के लिए। और मार्शल प्लान ये 16 देशों के लिए था, 16 यूरोपीय देशों के लिए, पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए था बेसिकली। आइजनहोवर सिद्धांत या शक्ति शून्यता का सिद्धांत, पावर वैक्यूम थ्योरी। तो स्वेज नहर संकट 1956 के बाद मध्य पूर्व एशिया में पैदा हुई शक्ति शून्यता को भरने के लिए हस्तक्षेप की नीति। इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र में महाशक्ति की अनुपस्थिति अशांति को जन्म देती है, अतः अमेरिका को मध्य पूर्व में अपने प्रभुत्व का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से ब्रिटेन हट गया था एक प्रकार से, ब्रिटेन वर्ल्ड वार सेकंड तक एक प्रकार से महाशक्ति था, क्योंकि वो वहां से हट रहा है मध्य पूर्व से, तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए यूएसए आएगा। आइजनहोवर सिद्धांत, तो अमेरिका मध्य पूर्व के देशों की स्वतंत्रता एवं अखंडता की रक्षा अपने राष्ट्र हितों व विश्व शांति के लिए आवश्यक समझता है और इसे इसलिए उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो एटम फॉर पीस थ्योरी ये आइजनहोवर से रिलेटेड है। सैनिक औद्योगिक गठबंधन अवधारणा भी आइजनहोवर ने ही दी थी, ये भी याद रखिए। सैन्य औद्योगिक संकुल या अवधारणा ये किसने दिया था? आइजनहोवर ने ही दिया था। निक्सन सिद्धांत 1969 में आता है। तो यूएसए भविष्य में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए वियतनाम जैसे युद्धों में नहीं पड़ेगा। निक्सन सिद्धांत आया कि बहुत थक गए हैं लड़ते लड़ते, अब साम्यवाद को समाप्त करने के लिए वियतनाम जैसे युद्धों में नहीं फंसेगा कौन? यूएसए। निक्सन सिद्धांत था। शांतिपूर्ण प्रतियोगिता एवं साझेदारी के सिद्धांत पर जोर दिया जाएगा यूएसआर के साथ। कार्टर सिद्धांत 1980 में आता है। ये खाड़ी सिद्धांत है बेसिकली। अफगान आक्रमण के बाद जिमी कार्टर खाड़ी क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया में बाहरी आक्रमण पर यूएसए सैनिक एवं सीमित परमाणु आक्रमण कर सकता है। तो अगर खाड़ी क्षेत्रों में बाहरी आक्रमण होता है, यूएसआर जैसे देश आक्रमण करते हैं, तो यूएसए सैनिक और सीमित परमाणु आक्रमण कर सकता है। इसे सीमित परमाणु आक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके लिए रैपिड डेवलपमेंट फोर्स, द्रुतगामी परिनियोजित सेना का विकास भी खुला रखा गया था। पूर्व क्रय आधार का सिद्धांत, प्री रिडम्पशन, औरों से पहले क्रय का अधिकार। तो 9/11 के जो हमला हुआ था 2001 में के हमले के बाद जॉर्ज बुश जूनियर की नीति, इसका पहला प्रयोग 2003 में इराक पर किया गया कि पहला अधिकार किसका होगा? यूएसए का होगा रिस्पॉन्ड करने का, आक्रमण करने का। रिप्रोचमेंट या रिप्रोचमा थ्योरी ये हेनरी किसिंजर की है। तो इस फ्रेंच शब्द का अर्थ है संकट निवारक राजनय यानी सुलह की नीति। तो इसका संबंध निक्सन के समय हेनरी किसिंजर द्वारा यूएसआर और चाइना संबंध सुधारने से है। अब यूएसआर ने भी कुछ थ्योरी को अपनाया था, सोवियत यूनियन ने भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत गढ़े थे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो 2 शिविरों का सिद्धांत ये स्टालिन से रिलेटेड है। जो हमारे साथ नहीं वो हमारा विरोधी है, तीसरा कोई पक्ष नहीं होगा। फिर एक देश में समाजवाद का विरोधी कौन था? लियोन ट्रॉट्स्की था। खुश्चेव सिद्धांत, तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं समझौता नीति इसकी माओ ने खिल्ली उड़ाई थी खुश्चेव प्लान की। ब्रेजनेव थ्योरी, समाजवादी देशों यानी ब्रेजनेव जो थ्योरी है, तो समाजवादी देशों यानी पूर्वी यूरोप के संबंध में सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया गया था 1968 में। 1968 में चेकोस्लोवाकिया आक्रमण के समय यह सिद्धांत दिया गया, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत। एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत 1969 में आता है। एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत 1969 में आता है। माल्टोवा योजना व कॉमकॉन, यह मार्शल योजना के खिलाफ लाई गई योजना है। माल्टोवा योजना इस साल लाया था बेसिकली इसको। इस योजना में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते शामिल हैं। माल्टोवा योजना यूएसआर के मार्शल प्लान के प्रत्युत्तर में लाई गई थी। पारस्परिक आर्थिक सहायता समिति कॉमकॉन, काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसके लिए बनाई गई थी। यह स्टालिन द्वारा 1947 में बनाई गई थी और यह कॉमन फॉर्म अलग है, देखिए अलग कॉमकॉन ये अलग है और कॉमन फॉर्म अलग है। कॉमन फॉर्म क्या है? कॉमन फॉर्म ये 1947 में बना था। कॉमन फॉर कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो था ये बेसिकली, स्टालिन द्वारा इसे गठित किया गया था, कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसमें यूरोपियन साम्यवादी दलों का एकीकरण, फ्रांस इटली से भी जो यूरोपीय साम्यवादी दल है उनका एकीकरण करने का एक प्रयास था कॉमन फॉर्म में। और कॉमकॉन ये अलग था, ये बेसिकली एक आर्थिक सहायता समिति बनाई गई थी
इसके माध्यम से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके लिए द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते शामिल थे और उनको काफ़ी सहायता दी गई थी। मार्शल योजना के तहत ये, या मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में इसको लाया गया था। 1948 में यूगोस्लाविया को इससे निकाल दिया गया था कॉमन फॉर्म से, याद रखिएगा। सोवियत संघ ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार की डाला साम्राज्यवाद के रूप में भर्त्सना की। मार्शल योजना पर सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1947 में कॉमन फॉर्म की नींव पड़ी थी। यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए एक संगठन था। कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो साम्यवादी सूचना केंद्र, कमिंटॉन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक नया कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है कमिंटॉन। तो ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कमिंटॉन। 1917 में बना, इसे 1943 में भंग कर दिया गया। 1947 में ज़्यादा व्यवस्थित कॉमन फॉर्म बनाया गया। 1948 में इसे यूगोस्लाविया से या इससे यूगोस्लाविया को निकाल दिया गया। तो 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। कॉमन कॉन या कॉम कॉन ये बेसिकली क्या है, एक है आर्थिक सहायता समिति है ये। फिर नेक्स्ट है कॉमन फॉर्म, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ब्यूरो है। इसमें यूरोपीय साम्राज्यवादी दलों का एकीकरण करने का प्रयास किया गया था। और कॉमन टॉन्ग ये 1917 में बेसिकली बना था, इसे 1943 में भंग कर दिया गया था और ये बेसिकली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था। फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1864 में होता है लंदन में, 1864 से 76 के बीच में। इसका फुल नाम था इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। फिर सेकंड इंटरनेशनल ये होता है 1889 से 1916 के बीच में पेरिस में। और थर्ड कॉमिंटॉन्ग ये 1917 से 1943 तक रहता है और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लेनिन द्वारा इसे गठित किया गया। सिनात्रा सिद्धांत क्या है, तो ब्रेजनेव द्वारा वर्णित सैटेलाइट कंट्रीज पूर्वी यूरोप के संदर्भ में गोर्बाचेव की हस्तक्षेप की नीति सिनात्रा कहलाती। सैटेलाइट कंट्रीज यानी जो पूर्वी यूरोप है संदर्भ में गोर्बाचेव की हस्तक्षेप की नीति है सिनात्रा सिद्धांत। यह सिद्धांत था इसे मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत सरकार ने पड़ोसी वार्सा संधि राज्यों को अपने आंतरिक मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए उपयोग किया था, जिसे फ्रैंक सिनात्रा ने लोकप्रिय बनाया था। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन गोर्बाचेव की नई राजनीतिक सोच के सिद्धांत का हिस्सा था। सिनात्रा का तात्पर्य है माई वे और हाईवे। माई वे इसका मतलब है, उसका मतलब है कि जो पूर्वी यूरोप की कंट्रीज हैं, सैटेलाइट कंट्रीज हैं, उनको एक प्रकार से हस्तक्षेप किया जाएगा, जो रूस है या गोर्बाचेव की सरकार है उसके द्वारा। गोर्बाचेव की सुधारवादी जो नीतियां हैं, गोर्बाचेव ने 1985 के बाद सोवियत संघ में सुधार की नीतियां पेश की। इसके 3 प्रमुख सुधार पेस्टोनोइका, ये पुनर्संरचना रीस्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था। तो आर्थिक सुधार, आर्थिक पुनर्गठन, बाजार प्रतिस्पर्धा व निजी स्वामित्व के तत्वों की शुरुआत यहीं से। जैसे भारत में 1991 में एलपीजी होता है, तो ये पेस्ट्रोइका के माध्यम से 1985 में इस साल में होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था को ऐसी व्यवस्था में बदला जाए जो मुश्किल थी। तो नियोजित अर्थव्यवस्था को ऐसी व्यवस्था में बदला जो मुश्किल थी। तो नियोजित अर्थव्यवस्था को काहे में बदला, एलपीजी में बदला, जो कि एक मुश्किल काम था और इसी कारण सोवियत का विघटन भी हो गया था। फिर ग्लासनोस्ट, ये खुलापन था बेसिकली। तो राजनीतिक सुधार, राजनीतिक बहस के व्यक्ति की प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया गया। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको यहाँ पर ग्लासनोस्ट पॉलिसी के तहत किया गया। पेस्ट्रोइका के माध्यम से आर्थिक सुधार किए गए। इसमें जनता की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं का उभार हुआ था। सिनात्रा सिद्धांत तो संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ संबंधों के लिए एक नया दृष्टिकोण था, जिसका आधार था ब्रेजनेव सिद्धांत का परित्याग। इसके प्रतिस्थापन के लिए सिनात्रा सिद्धांत दिया गया। पूर्वी यूरोप के शासकों को लोकतंत्र का रास्ता दिया, जो अधिकांश भाग के लिए एक शांतिपूर्ण एवं तेजी से संक्रमण था। सिनात्रा सिद्धांत तो पूर्वी यूरोप के राज्यों को अपना भविष्य तय करने की अनुमति देना सिनात्रा सिद्धांत से रिलेटेड है। गोर्बाचेव व सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। सिनात्रा सिद्धांत तो बेसिकली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन थे, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडवर्ड सेवार्ड नदाजे द्वारा इसे गढ़ा गया था। We now have the Frank Sinatra doctrine. He has a song, I did it my way. So every country decides on its own which road to take. तो बेसिकली एक सिनात्रा डॉक्ट्रिन, एक फ्रैंक सिनात्रा करके सिंगर थे, उन्होंने एक बेसिकली गाना गाया था माई वे। पूरा गाना आप सर्च करिएगा क्या था, माई वे। तो इसके माध्यम से बेसिकली सिनात्रा सिद्धांत के माध्यम से ऐसा नहीं बताने की कोशिश की कि अब से हर कंट्री डिसाइड कर सकती है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगी, है ना। तो अब ईसार या रूस उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जोड़ियाँ तो शीत युद्ध प्रणेता स्टालिन व ट्रूमैन है। सिद्धांत के प्रणेता कुश्चेव व कनेडी हैं। सिद्धांत की नई ऊंचाइयों के ब्रेजनेव और निक्सन रिलेटेड है। और शीत युद्ध का अवसान ये गोर्बाचेव एवं
रीगन के समय हुआ था। तो बेसिकली जो शीत युद्ध हुआ था स्टालिन और ट्रूमैन के समय से स्टार्ट हुआ था। देतांत सिद्धांत के प्रणेता क्रुश्चेव एवं केनेडी को माना जाता है। देतांत की नई ऊंचाइयां छूने का काम ब्रेजनेव और निक्सन के समय हुआ और शीत युद्ध का अवसान गोर्बाचेव रीगन के समय हुआ। नोमेनक्लेचुरा, तो विस्तार विखंडन के बाद रूस में उभरा माफिया वर्ग था ये नोमेनक्लेचुरा, जिसने गैराज सेल के तहत संसाधनों पर कब्जा किया। इसमें पार्टी पदाधिकारी, नौकरशाह एवं सैन्य अफसर भी शामिल थे। यह विखंडन पूर्व न्यू क्लास मिलोवान जिलास का पर्याय। रेड जायंट, लाल दानव, रूस प्लस चाइना के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। रेड पॉकेट, ये क्यूबा का है। कास्त्रोवाद का सिद्धांत यहाँ पर आता है। तो रेड पॉकेट ये क्यूबा से रिलेटेड शब्द है। रेड कोल्ड वार, ये जागोरिया में यूएसए वर्सेस एसआर वर्सेस चाइना रेड कोल्ड वार था ये। रेड कोल्ड वार था ये कि बेसिकली साम्यवादी देश हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, है ना, यही है रेड कोल्ड वार, या उनमें तनाव आ गया। मिडिल किंगडम पॉलिसी चाइना की विस्तारवादी नीति है। बेसिकली जो चाइना है ये मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ग्रसित है। इसका मतलब है कि चाइना क्या मानता है कि वो ईश्वर, जो ईश्वर का एक प्रकार से किंगडम है और जो मानवों किंगडम है उसके बीच में एक किंगडम है ना, मिडिल किंगडम सिंड्रोम है। तो वो ईश्वर और जो यहाँ मानवों की जो साम्राज्य है उसके बीच की कड़ी है। तो वो मानवों के साम्राज्य को ईश्वर के साम्राज्य से जोड़ने की एक कड़ी है, इसलिए उसको एक प्रकार से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए या अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है। एलो पेरिल, तो साम्यवादी चीन के आक्रामक रुख के कारण यह उत्पन्न खतरा था। एलो पेरिल, ये साम्यवादी चीन के आक्रामक रूप से उत्पन्न हुआ खतरा था।